जरा सोचिए, एक इतना बड़ा, इतना विविध देश, अगर उसे चलाने के लिए कोई नियम कानून, कोई गाइड बुक ही ना हो तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, है ना? खैर, भारत के लिए वो गाइड बुक, वो सबसे जरूरी दस्तावेज है हमारा संविधान। तो आज हम इसी महान दस्तावेज के पन्नों को पलटेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हमारे देश की नींव और भविष्य दोनों की रूपरेखा तैयार करता है। इस सफर में हम देखेंगे कि हमारा संविधान बना कैसे, फिर जानेंगे कि इसकी आत्मा क्या है। इसके बाद नागरिकों के अधिकारों और सरकार चलाने वाले स्तंभों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्यों इसे एक जिंदा सांस लेता हुआ दस्तावेज कहा जाता है। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, संविधान का जन्म। ये समझना बहुत जरूरी है कि आजाद भारत के लिए नियमों की ये किताब गढ़ना कितना बड़ा और मुश्किल काम था। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर भारत का संविधान बनाया किसने? इसका जवाब है संविधान सभा ने, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इस सभा को बनाने का आइडिया 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन प्लान से निकला था। और ये सब हुआ बहुत ही तेजी से। सोचिए जरा, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, जुलाई तक संविधान सभा के लिए चुनाव हो गए और 9 दिसंबर तक तो इसकी पहली बैठक भी शुरू हो चुकी थी। पर हाँ, ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं था। हमारे देश के लिए इस एक दस्तावेज को तैयार करने में पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। ये दिखाता है कि हमारे संस्थापकों ने कितनी मेहनत और लगन से ये काम किया होगा। और एक बहुत दिलचस्प बात, जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं, संविधान सभा के जो शुरुआती 389 सदस्य थे, उनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। उन्होंने भी देश के भविष्य को आकार देने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच असल में संविधान का मसौदा, यानी इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो चलिए अब बात करते हैं संविधान के मुख्य वास्तुकारों की, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की। ये वो कोर टीम थी जिसके जिम्मे संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का काम था। और इस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनके साथ के.एम. मुंशी और मोहम्मद सादुल्लाह जैसे कई और दिग्गज भी थे। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है कि जवाहरलाल नेहरू, जो पूरी प्रक्रिया में बहुत अहम थे, वो इस खास ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। तो अब हमने ये तो जान लिया कि संविधान किसने और कैसे बनाया। अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों है। मतलब संविधान की आत्मा क्या है? अक्सर कहा जाता है कि प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ही हमारे संविधान की आत्मा है। ये वो शुरुआती हिस्सा है जिसमें हमारे संविधान के सारे मूल सिद्धांत और ऊंचे आदर्श समाये हुए हैं। प्रस्तावना को हम संविधान की एक छोटी सी समरी भी कह सकते हैं। और इसकी जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली ऐलान है कि भारत में असली ताकत किसी राजा या शासक के पास नहीं, बल्कि यहाँ के आम नागरिकों के पास है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हम सबसे, हर नागरिक से सीधे सीधे जुड़ा है, यानी मौलिक अधिकार। इसे हर नागरिक के लिए एक यूजर मैनुअल की तरह समझ सकते हैं, जो बताता है कि हमारे पास कौन कौन सी सुरक्षा की गारंटी है। मिसाल के तौर पर समानता का अधिकार देखिए। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 किसी भी आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। और आर्टिकल 17 तो छुआछूत जैसी सदियों पुरानी सामाजिक बुराई को ही खत्म कर देता है। ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं, ये एक बेहतर समाज बनाने का वादा है। और हाँ, ये अधिकार हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ये समय के साथ बदल भी सकते हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार, ये पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के जरिए इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, ताकि विकास और सुधार के कामों में कोई रुकावट ना आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश चलाने के लिए, यानी शासन के लिए, संविधान ने कौन कौन से स्तंभ खड़े किए हैं। वो कौन सी मशीनरी है जो हमारे लोकतंत्र को चलाती है। और ये मशीनरी भी वक्त के साथ साथ खुद को बदलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है योजना आयोग, जो 1950 में बना था। 2014 में इसे भंग करके 1 जनवरी 2015 से इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। ये दिखाता है कि हमारा संवैधानिक ढांचा जरूरत के हिसाब से बदलने की इजाजत देता है। शासन चलाने के तौर तरीके भी संविधान में बिल्कुल साफ साफ लिखे हैं। जैसे आर्टिकल 108 के तहत जब संसद का जॉइंट सेशन होता है तो उसे बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। और यही बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर ले आती है, जो हमारे संविधान की सबसे शानदार खूबी को बताता है।
और वो है वक्त के साथ बदलने और बेहतर होने की इसकी कमाल की क्षमता। तो ये बदलाव होता कैसे है? इसका जवाब है आर्टिकल 368 में। ये वो प्रक्रिया है जिससे संविधान में संशोधन यानी बदलाव किए जा सकते हैं। यही वो तरीका है जो हमारे संविधान को कोई पुरानी पत्थर पर लिखी हुई किताब नहीं बल्कि एक जिंदा दस्तावेज बनाता है जो देश के साथ साथ आगे बढ़ता है। हमारे संविधान में मुश्किल हालात से निपटने के लिए भी कुछ खास शक्तियां दी गई हैं जिन्हें हम इमरजेंसी पावर कहते हैं। ये 3 तरह की होती हैं: नेशनल इमरजेंसी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। और एक मजेदार बात यह है कि भारत में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत कभी नहीं आई। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। एक दस्तावेज जो कई दशक पहले लिखा गया, वो आज भी हमारे भविष्य का रास्ता कैसे तय कर सकता है? शायद इसका जवाब इसी बात में छुपा है कि इसकी नींव तो चट्टान की तरह मजबूत है, लेकिन इसकी आत्मा इतनी लचीली है कि यह हर नए दौर के साथ खुद को ढाल सकती है।